अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े आईपीओ की। जी हाँ, Hyundai मोटर इंडिया का आईपीओ आज खुला है। मारुति के बाद करीब 20 साल बाद किसी ऑटो कंपनी का आईपीओ आया है। 28,000 करोड़ रुपए के इस मेगा आईपीओ को एंकर निवेशकों ने भी हाथों हाथ लिया है। आईपीओ के बाद कंपनी के ग्रोथ प्लान्स और आगे के रोड मैप पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं Hyundai मोटर इंडिया के सीओओ और होल टाइम डायरेक्टर तरुण गर्ग। तरुण जी, गुड मॉर्निंग। CNBC आवाज़ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण जी, मेरी पहली गाड़ी Hyundai की थी, जो मतलब मैंने अपने पैसे से जो पहली गाड़ी ली थी Hyundai Santro। तो एक मेरा थोड़ा सा एसोसिएशन Hyundai के साथ रहा है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये इसको आप प्रोनाउंस कैसे करते हैं? Hyundai या जैसे कई अमेरिकन कंट्रीज़ में Hyundai भी बोलते हैं उसको, आप लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं? Hyundai। ओके, तो ये एक चीज़ क्लियर हुई। हम क्योंकि Hyundai लिखते हैं उसको, लेकिन Hyundai। अच्छा, एंकर इन्वेस्टर से आपको अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरीके का आपको रिस्पांस मिलेगा? क्योंकि बहुत लोगों ने कहा था कि शायद आपका आईपीओ थोड़ा महंगा है। नहीं, देखिए, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है हमें एंकर इन्वेस्टर्स से। और टॉप एंड ऑफ द प्राइस बैंड में 225 लाइंस में ना सिर्फ सॉवरन फंड और एफआईआई, चाहे वो जीआईसी है, फिडेलिटी है, कैपिटल ग्रुप है, श्रॉडर्स है, नॉर्जेस है, और इंडियन फंड्स ऑफ कोर्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, एक्सिस है, कोटक है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, एसबीआई, एचडीएफसी, पेंशन फंड्स। तो बहुत ही हमें शानदार रिस्पांस मिला है। और इनफैक्ट लोकल इन्वेस्टर से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अगर आप देखते हैं, 21 म्यूचुअल फंड ने 83 लाइंस के जरिए लगभग 34.4% का एंकर एलोकेशन है। तो इससे दिखता है कि लोकल इन्वेस्टर्स का भी कितना स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट रहा है। और आई थिंक ये एक बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है हमारे लिए। तरुण जी, अब एक दो मैं थोड़ा आपसे टफ सवाल पूछना चाहता हूँ। एक पहला सवाल तो ये कि आपने इस आईपीओ में शायद इन्वेस्टर्स के लिए कुछ बहुत ज़्यादा छोड़ा नहीं। देखिए, आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान्स में मुझे कोई शक नहीं है और आपकी कंपनी एक बहुत शानदार कंपनी है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपका आईपीओ आ रहा है करीब करीब 27 टाइम्स पर प्राइस टू अर्निंग्स। जो लीडर है मारुति, वो ट्रेड करता है करीब करीब 29 टाइम्स पर। बहुत लोगों का मानना था कि आप अगर टेबल पर कुछ छोड़ते और अगर 20-21 टाइम्स पर अगर इस आईपीओ को लाते तो शायद थोड़ा बेटर होता, एक गुडविल के लिए एक बेटर होता। तो देखिए, वैल्यूएशन पे तो मैं कहूँगा कि जो भी बैंकर्स का फीडबैक था उसी पे हम गए हैं। कल की जो एंकर बुक आई है, आप देखिए किस तरह का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, लोकल इन्वेस्टर हैं, पेंशन फंड हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, सबकी तरफ से हमें बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह मिला है। तो हमारा यह मानना है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ दर्शाता है। जहाँ तक Hyundai की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो आप देखिए एक बहुत ही बड़ा डिफ्रेंशिएशन है Hyundai में। पहली बात, जो हमारा पेरेंट है वो थर्ड बिगेस्ट OEM बन चुका है। हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है। आप बात करिए, चाहे वो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चाहे वो अगर आप पेरेंट की बात करें प्लग इन हाइब्रिड है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, चाहे CNG है, पेट्रोल है, डीजल है, यहाँ तक कि उनके पास हाइड्रोजन भी है। तो हमारे पास हमेशा ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम हर कंट्री में जिस तरह की भी वहाँ पर कस्टमर की प्रेफरेंस है, उससे हम वो टेक्नोलॉजी वहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। और यही हमने पिछले 26 सालों में किया है। हमेशा बेंचमार्क रेस करने की कोशिश किया है, और जिसकी वजह से आप देखिए कि हमने एक क्वालिटी ऑफ ग्रोथ के साथ चले हैं कि ना सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ रहा है, मार्केट शेयर अच्छा रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी, एबिटा मार्जिन भी आप देखिए, अगर फाइनेंशियल ईयर आप 24 के देखते हैं तो 13.1% का एबिटा मार्जिन है। और उसको हमने कंटिन्यू किया Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में भी। और तो ये एक दर्शाता है कि जो हमारी स्ट्रैटेजी रही है नए नए फीचर्स देने की, प्रीमियमाइजेशन की, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों पे फोकस करने की। आज एक्सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारी मार्जिन को हेल्प करता है। 20% हमारा वॉल्यूम एक्सपोर्ट में जाता है। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंसिस्टेंटली 90% प्लस रहा है। इसका मतलब हमने बहुत ही सोच समझ के कैपेसिटी हमेशा ऐड किया है, और हम उसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ भी कर पाए हैं। तो आई थिंक इन सब चीज़ों की वजह से जो है Hyundai एक बहुत ही डिफरेंट पोजीशन में है, एक बहुत ही यूनिक पोजीशन में है। और जैसे आपने बताया कि आप जैसे कस्टमर जो कि बहुत खुश हैं हमारे सारे मॉडल से, सेंट्रो से शुरुआत हुई, ऑफ कोर्स एक्सेंट, i10, क्रेटा, वेन्यू, एक्स्टर, सभी एक मार्की ब्रांड्स बन के उभरे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं तरुण जी एक चीज़ कह रहा हूँ, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो शानदार है। और दूसरा, जो आपने इंडियन मार्केट के लिए किया है उसको कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि आपकी एंट्री से पहले
सिर्फ 2-3 गाड़ियाँ होती थी। आपके आने के बाद जो नंबर 1 प्लेयर था उसको भी फोर्स होना पड़ा कि बाकी प्रोडक्ट्स लाएं, और चाहे कोई भी स्पेस रही हो, एक आपने एक क्लियर कट एक हमेशा एक फर्स्ट मूवर आप रहे हैं, बाकी लोगों ने उनको फॉलो किया है, ये बात मैं मान रहा हूँ। मेरा सवाल वैल्यूएशन को लेकर इसलिए था क्योंकि देखिए बैंकर्स तो चाहेंगे ही कि जितना ज़्यादा प्राइस हो उतना ज़्यादा अच्छा हो उनके लिए, लेकिन ऑब्वियसली इंडियन मार्केट थोड़ी अलग है। लेकिन आपका कोरियन पेरेंट 5 टाइम्स पर ट्रेड करता है, आप IPO 26-27 टाइम्स पर लाए हैं, तो कहीं अगर आप भी थोड़ा सा एक फीडबैक देते कि चलिए थोड़ा सा छोड़ते हैं टेबल पर, स्पेशली कंसिडरिंग ये पूरा का पूरा OFS है और कंपनी में तो वैसे भी कुछ पैसा आ नहीं रहा है, तो अगर थोड़े से एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से बात करके अगर थोड़ा सा इसको प्राइस को थोड़ा कम कराते, तो मेरा ये मानना है कि वो थोड़ा बेटर होता। तो देखिए, मैं जैसे आपको बताया कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो अपने बारे में बताते हैं। आपने बात किया कि फंडिंग की, अगर आप देखते हैं तो हम जिस तरह का कैश कन्वर्जन हमारा रेशो है, जिस तरह की हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, इनफ एक्रूवल्स हम कर रहे हैं। तो आप अगर हमारे केपेक्स रिक्वायरमेंट भी देखते हैं अगले 8 से 10 साल के, जो हमने बताया है अपने RSP में भी 32,000 करोड़ के, हमारा मानना है कि वो हम सफिशेंटली इतना प्रॉफिट, इतना कैश जनरेट कर रहे हैं उन केपेक्स के लिए देखने के लिए। तो ये एक प्रपोजिशन है, मैं मानता हूँ, आपकी बात का रिस्पेक्ट करता हूँ। ऑफकोर्स देखिए, इस पर हर आदमी का एक नज़रिया हो सकता है, और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह की एंकर बुक और जिस तरह की डाइवर्सिफाइड और स्ट्रॉन्ग एंकर बुक आई है, आई थिंक उसने भी एक तरह की एक स्टैंप लगाई है कि हाँ भाई वो इस वैल्यूएशन को ठीक देखते हैं। वो मैं आपकी खैर मानता हूँ, और बियॉन्ड द पॉइंट जैसा आपने कहा कि वो शायद आपका काम है भी नहीं। एक और सवाल मुझे आपसे पूछना था कि आपने IPO से जस्ट पहले इतना बड़ा डिविडेंड डोल आउट दिया, और क्योंकि अब तक तो आपकी कंपनी पूरी की पूरी कोरियन ओन्ड है, तो एक सवाल ये उठ रहा है कि इतना ज़्यादा बड़ा डिविडेंड पे आउट, क्या आप वेट कर सकते थे कि ये IPO हो जाए उसके बाद दें, ताकि जो IPO में ले रहे हैं उनको भी मिले ये डिविडेंड? या फिर एक और सवाल है कि क्या डिविडेंड पॉलिसी फिर यही रहने वाली है, अगले साल भी ऐसा ही डिविडेंड मिला जाएगा, या ये सिर्फ इस बार IPO से पहले एक बड़ा डिविडेंड डोल आउट दिया गया? देखिए, हमने जब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमने हमेशा डिविडेंड दिया है, और वो जो कोविड पीरियड्स थे उसमें हमने डिविडेंड नहीं दिया था, तो ये हमने उसकी भरपाई हमें करनी थी। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये बहुत अच्छा था कि हमने IPO प्रोसेस को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लियर करने के लिए उससे पहले ही किया, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। जहाँ तक फ्यूचर की डिविडेंड पॉलिसी की बात है, तो जब फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट आएंगे, अपनी केपेक्स रिक्वायरमेंट्स, अर्निंग्स, कैश पोजिशन देखते हुए, और ऑफकोर्स इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस को हम मापदंड करना चाहेंगे, और उसके हिसाब से नई डिविडेंड पॉलिसी जो है हम अनाउंस करेंगे। हाँ नहीं, लेकिन मेरा पूछना ये है कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा ना अब तक जो डिविडेंड पॉलिसी चली आ रही है और आगे की डिविडेंड पॉलिसी में? तो देखिए, IPO के बाद ऑब्वियसली अब हमारा कमिटमेंट है अपने इन्वेस्टर्स के प्रति, और हम पूरा देखेंगे, जैसे आपको मैंने बताया कि हम पूरा तरह से देखेंगे कि किस तरह की इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, किस तरह की कंपनी की पोजीशन है, और उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपनी डिविडेंड पॉलिसी अनाउंस करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट आने के बाद। तक रॉयल्टी की बात है, आई थिंक पहले आपका 2.2 था, अब 3.5, आई थिंक मारुति सुजुकी का भी वही है। ये क्या 3.5 पर रहेगा अब स्टेबल, या फिर आगे जाकर इस पे कुछ चेंजेस हम एक्सपेक्ट करें? नहीं, जो ये रॉयल्टी है, हम ये मानते हैं कि ये लंबे समय के लिए सेम रहने वाली है, अनलेस कुछ एक कुछ ट्रांसफ़र प्राइसिंग या कुछ ऐसे इश्यूज आए। हमारा कोई इरादा नहीं है इस रॉयल्टी को बढ़ाने का। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट हैं, जो हमने RSP में डिक्लेयर भी किए हैं, उसमें ये नया रॉयल्टी रेट ऑलरेडी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह की रही है इस नए रॉयल्टी रेट के बाद भी। बिल्कुल। अब एक और सवाल, क्रेटा एक क्लियर कट मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट में एक लीडर रहा। उसने एक स्पेस क्रिएट की जो शायद इंडियन मार्केट को ज़रूरत थी, और आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा मार्जिन जिस सेगमेंट में है वो यही सेगमेंट है, और आपने इसकी शुरुआत की, इसीलिए आपके मार्जिन्स बाकियों से थोड़े बेटर भी हैं। क्या कुछ और नई स्पेसेस की तरफ आप देख रहे हैं? और जिस तरीके से आप जैसे कोई अनाउंस करते हैं तुरंत कंपटीशन उसको फॉलो करता है, इस समय कंपिटिटिव इंटेंसिटी कैसी लग रही है आपको?
देखिए ये अगर आप जैसे मैंने आपसे कहा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो हमेशा हम अहेड ऑफ द कर्व रहने का प्रयास करते हैं। नए नए सेगमेंट हमने क्रिएट किए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को हम देखते हैं। लास्ट ईयर हमने माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में एक्स्टर को लॉन्च किया, बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस उसका मिला है। अभी हमने 2 महीना पहले उसमें डुअल सिलेंडर सीएनजी डाला है जिसका भी बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। क्रेटा के अलावा वेन्यू बहुत अच्छा कर रहा है हमारा, और पिछले महीने हमने अल्काज़ार का फेसलिफ्ट लॉन्च किया है, उसका भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आगे जाके हम क्रेटा ईवी और 3 मॉडल और लाने वाले हैं। तो हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है मार्केट में उनको देखें और हमारा एक बेंचमार्क रेस करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने वेन्यू जब लॉन्च किया तो हमने वहाँ पे ब्लू लिंक कनेक्टिविटी लेके आए, एक्स्टर किया तो 6 एयर बैग्स को स्टैंडर्ड किया। तो हमेशा हमारा प्रयास रहा है। इनफैक्ट आपको याद होगा सेंट्रो की बात किया आपने, MPFI इंजन लाने वाले भी हम पहली कंपनियों में से एक थे। तो ये हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि बेंचमार्क को रेस किया जाए और एक नई नई जो है टेक्नोलॉजीज जो है इंडियन मार्केट में उतारी जाए, और ये प्रयास हमारा आगे भी रहेगा। अच्छा तरुण जी, क्योंकि मिड एसयूवी सेगमेंट में आप वैसे ही लीडर हैं, मैं और कुछ पूछना चाह रहा था। आज की तारीख में हम किसी भी ऑटो कंपनी का जब एनालिसिस करते हैं, उसके मार्केट शेयर, उसके फ्यूचर ग्रोथ को, तो आज एक और बड़ी चीज़ है कि आपका ईवी का पोर्टफोलियो कैसा होगा आगे चल के, आगे से 2 से 2.5 साल के बाद। आज बहुत सारी ऑटो कंपनियाँ हाइब्रिड पे फोकस कर रही हैं, कुछ कंपनियाँ कंप्लीट ईवी पे फोकस कर रही हैं। आज से 2-3 साल के अवधि के बीच में आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसमें हाइब्रिड कितनी होंगी और कंप्लीट ईवी कितनी होंगी, थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे? नहीं, ज़रूर। आप देखिए इंडिया अभी अर्ली स्टेज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन पे है, लगभग 2-2.5% का इस समय पेनिट्रेशन है। गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस सेक्टर को, और आपने हमारे आरएसपी में देखा होगा कि हम 4 मॉडल ईवी स्पेस में हाई वॉल्यूम मॉडल उतारने वाले हैं। क्रेटा जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, क्रेटा ईवी से इसका शुरुआत होने वाली है, और 3 और मॉडल। इसके अलावा हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोकलाइजेशन कर रहे हैं। आप देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं तो बैटरी पैक्स का लोकलाइजेशन ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा LFP सेल मैन्युफैक्चरिंग एक हमने इंडियन पार्टनर के साथ कोलैबोरेट किया है, और हम ड्राइव ट्रेन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी देख रहे हैं। तो पूरा इकोसिस्टम जो है सप्लाई का वो हम लोकलाइज करने का प्लान है हमारा। इसके अलावा हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम बहुत ही सशक्त रूप में ईवी स्पेस में आगे आ रहे हैं। जहाँ तक हाइब्रिड की बात है, अगर आप हमारी पेरेंट को देखते हैं HMC, मैंने जैसे बताया कि 3rd बिगेस्ट ग्रुप है। हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है HMC में, चाहे वो प्लग इन हाइब्रिड है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिक है, CNG, पेट्रोल, डीजल, इनफैक्ट हाइड्रोजन भी। तो वो हम मार्केट को स्टडी करते हैं, और जब भी हमें लगेगा कि कस्टमर प्रेफरेंस हाइब्रिड की तरफ है तो उसको हम एक शॉर्ट पीरियड के उसमें हम निकाल सकते हैं। तो वो एक हमारे लिए कोई भी समस्या नहीं है। इनफैक्ट आप हमारा रिकॉर्ड देखिए तो बिकॉज ऑफ HMC की जो स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, इसका हमें बहुत लाभ मिलता है। इनफैक्ट 2020 में जब BS4 से BS6 के मापदंड चेंज हुए थे तो हमारी कंपनी थी जिसने हर फ्यूल टाइप में कर पाए थे हम, पेट्रोल में, डीजल में, CNG में। तो ये एक हमारी आई थिंक एक हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और आगे चल के भी जो सारी टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिसिटी है वो हमें मदद करती है। इनफैक्ट आज की भी आप हमारी स्ट्रैटेजी देखेंगे, एंट्री लेवल पे कस्टमर को हम पेट्रोल और CNG दे रहे हैं। ऑरा, नियोस, एक्स्टर में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इनफैक्ट ऑरा में CNG 85% पहुंच चुका है। ओवरऑल CNG 12.5-13% हमारा चल रहा है। मिड SUV में पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं, वर्ना में पेट्रोल और टर्बो दे रहे हैं। ईवी का मैंने आपको प्लान बताया ही है। तो आई थिंक हमारे पास एक तरह से टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिसिटी जो है, ये आई थिंक हमारे आगे फ्यूचर में भी बहुत मददगार होने वाली है, क्योंकि कस्टमर प्रेफरेंस जो है वो चेंज हमेशा होती रहती हैं, और ये कंपनी पे निर्भर करता है कि उनके पास कितनी शक्ति है उन कस्टमर प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी पावर ट्रेन मिक्स को चेंज करना। बिल्कुल, खैर इसमें कोई डाउट नहीं है। तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको इस IPO के लिए ऑल द बेस्ट। और एक बार लिस्टिंग के बाद आपसे फिर बात करेंगे, और होपफुली आगे भी आपसे लगातार बात होगी, क्योंकि अब आप एक लिस्टेड कंपनी होंगे। तो इसके लिए जब लिस्टेड कंपनी होंगे तो काफ़ी आपकी जिम्मेदारियाँ होंगी। हम श्योर आप उसको निभा ही रहे हैं आगे, और अच्छे से इसको निभाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट आपको। दोबारा बात करेंगे आपसे लिस्टिंग के बाद। थैंक यू।